लास्ट क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था? टोटल रेशियो को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? लिक्विड रेशियो 5 टाइप के थे, दूसरा एक्टिविटी, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी, चौथा अच्छा सेकंड सॉल्वेंसी रह गया, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। ठीक है, तो हमने देखो लिक्विड रेशियो कर लिया, हमने सॉल्वेंसी रेशियो कर लिए, हमने एक्टिविटी रेशियो कर लिया लास्ट टाइम। अब हमारे चौथे रेशियो स्टार्ट करें अपन, फोर्थ। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसे हिंदी में कहते हैं लाभदायकता, लाभदायकता अनुपात। ठीक है, इसमें टोटली कितने रेशियोज हैं, डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान रखना थोड़ी ज्यादा रेशियो है तो आप देख के बनाएं। सबसे पहले अपन इसमें रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हिंदी में कहते हैं सकल लाभ अनुपात, सकल लाभ अनुपात। सेकंड, इसके बाद में जो भी रेशियो हमारे, जैसे ये इसमें सबसे ज्यादा रेशियोज है हमारे। ठीक है, अभी तक तो हमने जो पढ़े 2, 3, 4 रेशियो पढ़े थे, इसमें सबसे ज्यादा रेशियो होंगे। दूसरा है हमारे पास में ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो जिसे हम कहेंगे परिचालन अनुपात, परिचालन अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में रेशियो है ऑपरेटिंग, आप इसको साथ साथ में याद भी करेंगे, ध्यान रख लेना, अभी पूछूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, परिचालन लाभ अनुपात। नेक्स्ट हमारे पास में जो रेशियो है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो, शुद्ध लाभ अनुपात। और लास्ट रेशियो है एक, यहां लिख रहा हूं, आपके अगर वहीं पे आ जाए तो लिख देना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। ठीक है, विनियोग पर प्रत्याय अनुपात। ठीक है, कितने हो गए? 2, 4 और 5। मेनली हमारे पास कितने रेशियोज हो गए इसमें? 5 तरीके के रेशियो हो गए। ठीक है, फटाफट यहां तक उतारो, फिर 1 बाय 1 सारे पढ़ते हैं। अब देखो, हमने अभी तक जो रेशियोज कर रखे हैं ना, उसमें से ज्यादातर ऐसे रेशियोज थे जिनका रिलेशन बैलेंस शीट से था। ठीक है, लेकिन अब जो हम रेशियो कर रहे हैं ना, उसका रिलेशन बैलेंस शीट से कम है और एसपीएल यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा है। कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, कंपनी क्या बनाती है पता है? नॉर्मली बिजनेस को 3 तरीके के मेनली अकाउंट्स बनाने होते हैं, जिससे उसका प्रॉफिट एंड लॉस और कंपनी की फाइनेंशियल, इस बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन पता चलती है। जिसमें हम क्या क्या बनाते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमें नेट प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। और फिर फाइनली हम बनाते हैं बैलेंस शीट। समझ गए? ये 3 चीजें हर एक बिजनेस बनाता है सबसे आखिर में, जब उसके सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके होते हैं। फिर वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन इन 2 अकाउंट से करता है और बैलेंस शीट से देखता है उसके पास में कितने एसेट्स और लायबिलिटीज है। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट हमने पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि बैलेंस शीट में क्या क्या फॉर्मेट में आती है चीजें, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, उनसे रिलेटेड जितने भी रेशियोज थे वो अपन कर चुके। अब जो रेशियो स्टार्ट होने वाले हैं ना, वो इन 2 चीजों से रिलेटेड होने वाले हैं। अब अगर हम नॉर्मल बिजनेस की बात करें, सोल प्रोप्राइटर, एकल व्यवसाय या पार्टनरशिप की अगर बात करें, ठीक है, साझेदारी, तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करने के लिए ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपनी है, वो कंपनी अपने यहाँ पर ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट नहीं बनाती, वो इन दोनों की जगह एक सेम अकाउंट बनाती है, जिसका हम नाम रखते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें ये दोनों चीजें शामिल कर लेता है, वो नेट अपना प्रॉफिट निकाल लेता है। समझ गए? तो किसी भी कंपनी में अगर बात करी जाए कि क्या वो ट्रेडिंग और पीएनएल बनाती है, नहीं, वो ट्रेडिंग पीएनएल की जगह क्या बनाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां से उसके प्रॉफिट एंड लॉस की गणना की जाएगी। क्लियर है पॉइंट? जितने भी हम यहाँ पर रेशियोज की बात कर रहे हैं, ज्यादातर रेशियोज हमारे नेट प्रॉफिट तक इससे रिलेटेड होते हैं। अब आपको इसका फॉर्मेट भी पता होना चाहिए, इसलिए हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, अब अपन इसका फॉर्मेट सीखेंगे। ठीक है, कि इस फॉर्मेट में क्या क्या आता है, ताकि आपके लिए रेशियो पढ़ने ईजी हो जाते हैं। वैसे देखो, इसका फॉर्मेट आपके चैप्टर नंबर 6 में दिया हुआ है,
और बताओ चैप्टर नंबर 6 ही हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है ना। तो वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली समझो आप, है ना, लेकिन इससे पहले अगर हमें फॉर्मेट अच्छे से आता होगा ना तो हम इजीली समझ जाएंगे। डायरेक्टली भी आप समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर उसके लिए हमें रट्टे मारना पड़ जाएगा, है ना। तो इससे बेटर क्या है, अपन पहले फॉर्मेट सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट करवा रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखो अकाउंट। कंपनी जो होती है वो एक सीधी रेखा में अपने सारे स्टेटमेंट्स को तैयार करती है, जैसे बैलेंस शीट सीधी रेखा में था, उसी तरीके से स्टेटमेंट ऑफ P&L यानी SPL भी क्या होगा, सीधी रेखा में बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वो शुरुआत करते हैं, इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस का रिलेशन पता है 2 चीजों से होता है, खर्चे और इनकम, बस ये तो चीज है, तभी तो हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में इन्होंने बोला, ए पार्ट को नाम दे दिया इन्होंने इनकम, क्या नाम दे दिया, इनकम, और बी पार्ट को इन्होंने नाम दे दिया एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे, ठीक है। इनकम को इन्होंने 2 भागों में बांटा। सबसे पहला इन्होंने बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसा कि आप पढ़ चुके हो अभी तक। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब बिजनेस की डायरेक्ट इनकम, और डायरेक्ट इनकम का मेन सोर्स होता है सेल, समझ गए। तो जहां पर भी वर्ड आ जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब वो डायरेक्ट इनकम है, और किसी भी बिजनेस की डायरेक्ट इनकम का मेन जो सोर्स होता है वो सेल्स होता है, हम माल बेचते हैं तभी तो इनकम होती है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिख दिया इन्होंने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स। इसमें से इन्होंने माइनस किया सेल्स रिटर्न, जिसको हम बोल सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, यानी कि सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल में से इन्होंने रिटर्न को माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास अमाउंट आता है ना, इस चीज को अपन बोलते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इन शॉर्ट कहा जाए तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं, नेट सेल। टोटल सेल में से रिटर्न माइनस कर दे तो नेट अमाउंट आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना नेट कैसे आता है, रिटर्न माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। वैसे आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में पढ़ चुके हो, याद है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो फिर भी अपन वापस इसको एक बार और कर लेते हैं। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि टोटल सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दूं तो क्या जाएगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारे पास इनकम का फर्स्ट सोर्स हो गया। इसके अलावा इन्होंने बोला इनकम का इसके अलावा जो भी इनकम होती है उन सभी इनकम को इन्होंने कहाँ डाल दिया, अदर इनकम के अंदर, कहाँ डाल दिया, अदर इनकम। यानी कि अगर सेल्स से आपको इनकम प्राप्त हो रही है वो यहाँ आएगी। इसके अलावा जो कुछ भी है, जैसे कमीशन प्राप्त हुआ, रेंट प्राप्त हुआ, कुछ भी आपको मिलता है, उन सबको इन्होंने कहाँ डाल दिया, अदर इनकम, ठीक है। इन दोनों साइड के अगर मैं टोटल कर लेता हूं तो इसको हम बोलते हैं टोटल ए। क्या बोलते हैं, टोटल ए। यानी इसको और इसको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल ए। इसका मतलब टोटल इनकम आ गई। ये तो हमारी इनकम साइड हो गई। फिर इन्होंने बोला एक्सपेंडिचर जो साइड है, एक्सपेंडिचर, उसमें कितने भाग होते हैं। इनकम में तो 2 भाग हो गए, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा अदर इनकम। एक्सपेंडिचर में इन्होंने बोला सबसे पहला एक्सपेंडिचर में पार्ट आएगा जिसका नाम इन्होंने रखा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसका मतलब आप व्यवसाय में कोई चीज बना रहे हो तो आपको होता कच्चा माल खरीदना पड़ता है, वो कच्चा माल आपने कितना यूज ले लिया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब क्या हुआ, यूज कितना आ गया, उसको हम बोलते हैं कंज्यूम। सबसे फर्स्ट इन्होंने ये लिखा। ध्यान रखना कंपनी के फॉर्मेट में सारी चीजें इसी तरीके से लिखी जाती, एक भी चीज आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पर जैसे खर्चों का अगर मैं 5-6 खर्चे बताऊंगा सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बोल दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालेंगे इसको। फिर इन्होंने सेकंड नाम दिया परचेज ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब पढ़ चुके हो, परचेज ऑफ, यहां लिख देता हूं स्टॉक इन ट्रेड। जिस चीज का व्यापार करते हो, है ना, जो खरीदते हो और बेचते हो, वो अगर माल आपने खरीदा तो कहाँ जाएगा, परचेज में आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा इन्होंने बोला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और तीसरा इन्होंने बोला चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री यानी कि रॉ मटेरियल, फिनिश WIP और फिनिश गुड्स। इनमें अगर चेंजेस आया, किसमें चेंजेस आया,
रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। मटेरियल 3 तरीके का होता है, कच्चा माल, आधा अधूरा माल जो ना तो कच्चा है ना पूरा बना अभी तक, और ऐसा माल जो पूरा बनकर तैयार हो चुका होता है। ठीक है, कच्चे माल को बोलते हैं रॉ मटेरियल, आधा अधूरा है तो वर्क इन प्रोग्रेस, और पूरा बन के रेडी हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स। यहाँ वर्ड आया चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक में से अगर मैं माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक तो क्या आ जाता, चेंज आ जाता है। समझ गए? तो तीनों पॉइंट जो है ना वो गुड्स से रिलेटेड है। पता पहला भी क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, गुड्स से रिलेटेड होगा। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, गुड्स से रिलेटेड होगा। और तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री, गुड्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, सीक्वेंस ये आपको याद रखना है। याद ये रखना, चेंज इन इन्वेंट्री में भी क्या आएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अगर बोलूं तो क्या आ जाएगा, चेंज इन इन्वेंट्री। ये तो पता है ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है। साल के स्टार्टिंग में जो हमारे पास माल होता है उसको ओपनिंग बोलते हैं, साल के एंड में जो होता है उसको क्लोजिंग बोलते हैं। चौथा पॉइंट इन्होंने नाम दिया एम्प्लॉइज बेनिफिट। क्या नाम दिया, एम्प्लॉइज बेनिफिट। यानी कि देखो पहले जहां हम खर्चे लिखते थे ना अलग अलग, ट्रेडिंग अकाउंट में पिंडल में लिखते थे टू सैलरी, टू वेजेस, जो भी खर्चे होते थे उनका नाम लिख देते थे। यहाँ ये कह रहा है उन सारे खर्चों को इकट्ठा करो और एक ग्रुप बना दिया इन्होंने। एम्प्लॉइज बेनिफिट का मतलब हर वो चीज जो किसको पे की जा रही है, एम्प्लॉइज को, हमारे कर्मचारियों को। जैसे वेजेस, सैलरी किसको देते हैं, हमारे एम्प्लॉइज को देते हैं। वो सारे अमाउंट की टोटल करो और कहाँ ट्रांसफर कर दो, एम्प्लॉइज बेनिफिट में। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये एम्प्लॉइज बेनिफिट में सारी चीजें आ जाएगी, जैसे बोनस देते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन देते थे अगर लिया है हमने उनसे तो। ठीक है, बाकी नॉर्मली क्या आएगा, वेजेस आएगा, सैलरी आएगा, बोनस आएगा, कमीशन अगर कुछ दे रहे हैं वो आ सकता है, रेमुनेशन दे रहे हैं वो आ सकता है, किसको, एम्प्लॉइज को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने वर्ड यूज में लिया फाइनेंस कॉस्ट। क्या वर्ड यूज में लिया, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब, फाइनेंस का मतलब बिजनेस में होता है व्यवसाय चलाने के लिए जो आप पैसा लेते हो ना, इसी को अपन फाइनेंस बोलते हैं। मैंने किसी से उधार लिया पैसा, सपोज करो मैंने बैंक से लोन लिया, क्यों लिया, ताकि मैं अपने बिजनेस को चला सकूं। ठीक है, तो उस लोन के ऊपर मुझे हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो ये फाइनेंस को लेने के बदले में उसकी लागत आ रही है, इंटरेस्ट। जो मैंने फाइनेंस लिया यानी पैसा लिया, उसके बदले में क्या चुका रहा हूँ, ब्याज चुका रहा हूँ, उसको हम बोलेंगे फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, डिबेंचर्स हमने इश्यू किए, ऋण पत्र, इसके ऊपर भी हर साल ब्याज चुकाना पड़ता है। तो डिबेंचर्स क्यों इश्यू किए, ताकि मुझे पैसा मिल जाए और मैं बिजनेस को चला सकूं। ठीक है, तो उसके बदले में भी जो इंटरेस्ट पे करते हो क्या होता है, फाइनेंस कॉस्ट यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंस कॉस्ट। फिर नेक्स्ट इन्होंने खर्चा है जिसका नाम दिया इन्होंने डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अब ये क्या होता है सर, डेप्रीशिएशन तो सुना होगा, फिक्स एसेट जो होती है हर साल हम उसको यूज लेते हैं, तो यूज लेने के बदले में उसमें घसावट आ जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। अमोर्टाइजेशन क्या है, बढ़ाना, नहीं बढ़ाना होगा तो खर्चा कैसे हो गया, तब तो इनकम हो गई। अगर टेंजिबल एसेट के ऊपर, टेंजिबल यानी दृश्य संपत्ति की वैल्यू में कम करता हूं तो उसको तो डेप्रीशिएशन बोलते हैं, और अगर अदृश्य संपत्ति की वैल्यू कम करता हूं तो उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जैसे कई बार होता है ना, गुडविल मैंने 5 लाख रुपए में ली, अब धीरे धीरे हमारी गुडविल कम हो रही है, कम भी तो हो सकती है। अगर गुडविल कम होती है या हम उसको खत्म कर देते हैं या धीरे धीरे खत्म करते रहते हैं तो इस चीज को बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो दोनों का मतलब डेप्रीशिएशन ही इन शॉर्ट कहा जाए तो। यहाँ पर फिक्स एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लग रहा है टेंजिबल पे, और यहाँ पर इनटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रीशिएशन लग रहा है दृश्य संपत्ति पे और अदृश्य संपत्ति पे। दोनों ही नुकसान है हमारे लिए, तो संपत्ति की वैल्यू कम हो गई। और लास्ट में इन्होंने बोला अगला जो खर्चा है वो इन्होंने बोल दिया अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसके अलावा, किसके अलावा, जो ऊपर हमने पॉइंट्स लिखे, इसके अलावा अगर कोई भी ऑपरेटिंग का खर्चा आ जाता है वो सारे खर्चे इकट्ठा करके यहाँ लिख दो। ठीक है, इन सब के अगर मैं टोटल कर लेता हूँ इन खर्चों की, तो इसको हम बोलते हैं टोटल बी। टोटल बी का मतलब टोटल खर्चे आ गए सारे। कोई डाउट यहाँ तक? इसमें से अब देखो मैं इसको है ना थोड़ा यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इस साइड। तो अब मैं निकाल रहा हूँ हमारा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये कैसे आता है, टोटल इनकम में से अगर मैं खर्चे माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आ जाता है, खर्चों में से इनकम माइनस होगा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो ये हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट, लेकिन वर्ड आया बिफोर टैक्स।
यानी कि अभी तक टैक्स माइनस नहीं किया हमने, क्योंकि कहीं लिखा क्या हमने टैक्स नहीं लिखा ना। तो हमने कहा हमारा नॉर्मल नेट प्रॉफिट कितना आया है, टैक्स से पहले टोटल इनकम में से टोटल खर्चे माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। यानी कि टोटल ए में से देखो मैंने क्या किया, टोटल बी माइनस कर दिया तो आ गया प्रॉफिट। इसमें से अब अगर मैं माइनस कर दूं टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, वो टैक्स माइनस कर दें तो जो प्रॉफिट आता है इसको हम क्या नाम देते हैं पता है, इसको नाम देते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये होता है हमारा एक्चुअल बिजनेस का नेट प्रॉफिट। क्लियर। तो ये हम इस तरीके से क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट। ये है एसपीएल का फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट। इस तरीके से सारी चीजें अपने को यहाँ पर लिखनी है, एक एक चीज आपको याद भी करनी है साथ साथ में, ठीक है। अब एक मुझे चीज यहाँ पर समझानी, वैसे तो लगभग सब समझा चुका हूँ। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, एक तो इसका फॉर्मूला होता है ना। परचेज में तो कुछ समझने जैसा नहीं है, चेंज में हमने देख लिया, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस कर देंगे, चेंज आ जाएगा। एम्प्लॉइज बेनिफिट समझा दिया, बिजनेस के एम्प्लॉइज को कुछ भी पे करते हो, सैलरी, बोनस, कमीशन, वेजेस, वो सब कहाँ आएगा, एम्प्लॉइज में। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, टेंजिबल एसेट्स कम होती है, दृश्य संपत्ति तो डेप्रिसिएशन, अदृश्य संपत्ति कम होती है अमोर्टाइजेशन। इसके अलावा जो भी इन पांचों में कहीं नहीं आया वो सारा खर्चा यहाँ से लगेगा। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसका फॉर्मूला होता है, ये हमेशा रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है, कच्चे माल से, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होगा मटेरियल कंज्यूम का, इसका फॉर्मूला होगा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं इसमें परचेज, परचेज भी कौन सी वाली, नेट परचेज, और लेस करते हैं इसमें से क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। एक इसमें खर्चे और आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, वो यहां लिख देना, एड डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब फटाफट इसको उतार लो, ठीक है, फिर अपन रेशियोज में आते हैं वापस, याद भी करना अभी के अभी। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट तो कर लिया, फॉर्मेट याद रखना ये, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रेशियोज की, जो हमने रेशियो लिखे इसमें कौन से रेशियो थे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहला रेशियो कौन सा था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। इसमें याद रखना डायरेक्ट एक्सपेंस मत लिखना, ठीक है। सिर्फ यही फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का, ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो सबसे पहला रेशियो है हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसे हिंदी में क्या कह सकते हैं अपन, सकल लाभ अनुपात। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि क्या कह सकता हूं, नेट सेल्स, और नेट सेल ही होता है ये, अभी भी क्या पढ़ा था, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स। देखो ये जो शब्द है ना, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इन पूरे शब्द का एक ही मतलब है, सेल, ठीक है, ये याद रखना। तो जहां पर शब्द आ जाए, वर्ड आ जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स वो सेल है। इसके जो हम आंसर निकालेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के, उसके आंसर हमेशा परसेंटेज में आते हैं, पता है, इसलिए हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि परसेंटेज में अगर किसी भी नंबर को चेंज करना हो तो इंटू 100 कर लो, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे रेशियोज में अपने को क्या लिखना है, मल्टीप्लाई 100 लिखना है, क्योंकि आंसर परसेंटेज में आता है। अब बात आती है कि सर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वेयर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हो कैसे कैलकुलेट करें ग्रॉस प्रॉफिट? नहीं, लॉस या एक्सपेंस, इसका एक शॉर्ट में फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना है। अच्छा एक सिंपल सी चीज बताओ मुझे, प्रॉफिट कैसे निकलता है? क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं सेल्स में से, यानी जो माल बेचते हैं उसमें से हमारी लागत माइनस कर दूं कि कितने का खर्चा आया, तो क्या प्रॉफिट नहीं आ जाता?
भाई 100 रुपये में कोई चीज़ बेची, 80 रुपये में मेरे वो चीज़ पड़ी थी मेरे घर में, है ना, तो मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया, 20 रुपये का। तो यही जो होता है ना, एक ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब इसी का इन्होंने नाम चेंज किया, ठीक है। सेल्स को इन्होंने क्या नाम रख दिया, सेल्स को इन्होंने बोला नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, नेट सेल्स, रिटर्न वगैरह माइनस कर दे तो नेट तो आ जाएगी। उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कॉस्ट, तो देखो कॉस्ट का भी इन्होंने नाम क्या रखा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई जो माल बेचा उसकी लागत क्या है, समझ गए। तो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेचे गए माल की लागत अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करी तो प्रॉफिट आ गया। तो उसी चीज को इन्होंने बड़ा बड़ा नाम लिख दिया और कुछ नहीं। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर दूं, यानी जो मैंने माल बेचा उसकी लागत कितनी आई, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या क्या दे रखा होगा वो चीज हमें देखनी है अभी। तो फिर हमें देखना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे आएगा, ठीक है। तो इजी है, अच्छे से पढ़ना है इसको। अब बात करते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो 90% तो चांसेस है आपको सीधा दे देगा, कई बार अगर सीधा नहीं दे तो क्या होगा। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होता है, क्या मुझे बता सकते हो सेल कितने तरीके की होती है, 2 तरीके की, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। 2 तरीके का माल बेचता हूं मैं, तो अगर मैं उस पूरे की टोटल कर लूं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं आ जाएगा। नेट सेल निकालनी है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा सबसे पहले कैश सेल्स, यानी कि क्या कैश सेल्स की जगह लिख सकता हूं कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर कह रहा हूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का एक ही मतलब होता है सेल, समझ गए। कैश सेल्स लिख सकते हैं। कैश सेल्स में अगर मैं ऐड कर दूं क्रेडिट सेल्स, यानी कि क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये अगर जोड़ दें तो क्या मेरे पास में टोटल सेल आ जाएगी। भाई 2 चीजों से तो मिलके बनती है सेल, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को जोड़ लूं तो टोटल सेल नहीं आ जाएगी, जिसका हमने नाम क्या रख दिया, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये पॉइंट समझ में आया। यह आया हमारे पास टोटल रेवेन्यू, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो नेट चाहिए। नेट का मतलब रिटर्न अगर होता है सेल्स रिटर्न, तो उसको माइनस कर दो तो नेट आ जाता है, समझ गए। तो नेट का मतलब हमेशा याद रखना, रिटर्न माइनस करते आंसर क्या जाएगा, नेट आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर मैं माइनस कर दूं सेल्स रिटर्न, या फिर क्या मैं इसका नाम दे सकता हूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, सिंपल। देखो है छोटे छोटे से ही, सेल्स रिटर्न लिख सकते थे अपन, लेकिन क्योंकि हमारी कंपनी के अंदर जो है ना सेल्स का पूरा नाम क्या रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न यानी सेल्स रिटर्न। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न माइनस कर दूं, यानी सेल्स रिटर्न माइनस कर दूं, तो जो अमाउंट आता है ना आपके पास, यही होता है आपके पास में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आया, निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमने कहा इसके लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड नेट सेल्स, माइनस कर दूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। हमने कहा इसके लिए पहले नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट जोड़ा तो टोटल आ गया, टोटल में से रिटर्न माइनस कर दिया तो नेट आ गया। कोई डाउट यहाँ तक, अच्छे से पढ़ना इसको। देखो क्वेश्चन इजी है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चंस में मिलेगी। हमें तो सिर्फ चीजें ढूंढनी और चीजें याद रखनी है कि कौन सी चीज कहाँ पर आती है, ठीक है। इसलिए आइटम को अच्छी तरीके से याद रखो। हमने कहा ये तो समझ में आ गया। अब हमने कहा दूसरी चीज अभी और निकालनी है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका भी फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जो माल आपने यूज ले लिया उसकी कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम अभी अभी लिखाया था मैंने आपको, पता है, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक, वो क्या था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो हमने कहा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ले लो, उसमें ऐड करो, क्या ऐड करो, नेट
परचेज, क्या ऐड करनी है, नेट परचेज। बताओ नेट परचेज कैसे आएगी, टोटल परचेज में से अगर माइनस कर दूं रिटर्न, परचेज रिटर्न, तो नेट आ जाएगा। नेट परचेज ऐड किया, फिर इसमें ऐड करो, ऐड या लेस दोनों लिखना, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज, अच्छा ऐड लिखो इसको, चेंज इन इन्वेंट्री। क्या मतलब होता है चेंज इन इन्वेंट्री या स्टॉक, अभी समझाया था। ओपनिंग में से माइनस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, तो क्या जाएगा चेंज। इसमें ये ऐड करेंगे अपन डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक काम करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस को मैं यहां लिखता हूं, ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस, समझ गए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऐड करेंगे, नेट परचेज ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस और ऐड या लेस करेंगे चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ध्यान देना, क्या मैं इस पॉइंट की जगह, यानी ये जो हमने लिखा है चेंज इन इन्वेंट्री, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कई बार आपको ना ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ होगा, है ना, तो हो सकता है हमें चेंज की जगह क्या लिखना पड़ जाए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है। बट मैं लिखा नहीं रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन चारों चीजों को अपन क्या कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऐड करेंगे, नेट परचेज ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड और लेस करेंगे। ऐड और लेस यहाँ लिख लो, क्योंकि कभी कभी ये माइनस में भी आ सकता है और कभी कभी ये प्लस में भी आ सकता है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री। और जो हमारे पास आंसर आएगा ये होगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है, समझ गए। हाँ नहीं, ऐसे डिटेल होगी नहीं। पहली चीज तो हमें तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स लेनी है। अब उसने पैसा नहीं दिया हो तो बेड डेप्स हो गया, डूबत ऋण। डूबत ऋण को यहाँ नहीं देखेंगे, पता डूबत ऋण कहाँ आएगा, यहाँ पर अपन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेंगे। अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वहां पर आएगा डूबत ऋण, ठीक है। चलो फटाफट उतारिए। तो यहाँ तक याद भी करना आपको, है ना, खाली लिख के बैठना नहीं है। कल आप आओगे तो आते ही पूछूंगा सबसे पहले तुम्हें। अब अपन बात करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर निकालिए आप 19, 18 तक अपन ने सारे एग्जाम्पल कर लिए। एग्जाम्पल नंबर 19 बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा एक यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट देखना, यहाँ इस फॉर्मूला में, यानी जब अपन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, ये जो है ना, ये चेंज इन इन्वेंट्री। अब ये कब प्लस करना और कब माइनस करना, हमने तो दोनों पॉइंट लिखे यहाँ पर। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं अगर आपको ये बोलूँ ओपनिंग स्टॉक 5 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक 4 लाख है, तो आपका स्टॉक कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, ध्यान से देखना। ओपनिंग से क्लोजिंग पे जब हम जाते हैं तो स्टॉक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। इस चीज को अपन बोलते हैं डिक्रीज इन इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। यानी कि वैल्यू 5 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो 1 लाख प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वापस देखो प्लस आएगा। 5 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो 1 लाख पॉजिटिव आ रहा है। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब वैल्यूज क्या आती है, पॉजिटिव, तो ये हमेशा प्लस होता है। अगर मैं रिवर्स करूँ तो मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक 6 लाख है और क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख है, सॉरी 5 नहीं 7 लाख है। कितना है, 7 लाख। अब मुझे बताओ इन्वेंट्री ओपनिंग की तुलना में क्लोजिंग में बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है। इसको बोलते हैं अपन इंक्रीज इन इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं, जब इन्वेंट्री इंक्रीज होती है तो आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, यानी माइनस में आंसर आएगा 1 लाख। तो जब आंसर पॉजिटिव आए प्लस तो जोड़ना अपने को भी, और जब नेगेटिव आ जाए तो माइनस करना, ये याद रखना। कई बार आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देगा, आपको सीधा बोलेगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री 1 लाख। बताओ क्या करोगे, जोड़ना है भाई। सीधा क्या बता दिया इसने, चेंज नहीं बोला, इसने ये नहीं बोला 5 में से 4 लेस करो या कुछ, इसने सीधा बोल दिया डिक्रीज इन इन्वेंट्री 1 लाख है। तो हमें सोचना है डिक्रीज होने का मतलब ओपनिंग ज्यादा होगा क्लोजिंग कम होगा, है ना। तो 1 लाख डिक्रीज हो रहा है तो हमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। और इंक्रीज इन इन्वेंट्री बोले तो माइनस करना है। सीधा बोल दे इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1 लाख रुपीज। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं बताएगा, हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल नंबर 19 में आया हुआ है पॉइंट।
तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री होने पर क्या करना है, जोड़ना है, और इंक्रीज इन इन्वेंट्री होने पर लेस करना है। क्लियर पॉइंट। चलिए अब आप आइए एग्जाम्पल नंबर 19 में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, सबसे पहले तो मैं वो लिख देता हूँ। हमें डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ, लो सबसे पहले ही जो अभी भी समझाया आपको, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, 1,60,000। बताओ जोड़ोगे या घटाओगे, जोड़ेंगे। डिक्रीज होने का मतलब ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है, डिक्रीज हुआ यानी तभी तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो याद रखना है, इसको जोड़ना है। फिर हमें क्या दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। इसकी हिंदी गलत लिखी हुई है तो थोड़ा करेक्शन कर लें। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। क्या होता है, परचेज रिटर्न। ठीक है, ये कितना दिया हुआ अपने को, 50,000, 50,000। फिर अपने को परचेज दे रखी है, परचेज कितने की है, परचेज गिवन है अपने को। अब इसमें भी देखो, परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, कैश और क्रेडिट, इसका भी एक छोटा सा रोल है यहाँ पर। ठीक है, कैश परचेज दे रखी है अपने को 2 लाख और क्रेडिट परचेज दे रखी है अपने को 6 लाख। टोटल अगर परचेज की बात करें तो टोटल परचेज आ जाएगी हमारे पास में 8 लाख। ठीक है, अगला पॉइंट है, हमें वेजेस दे रखा है। वेजेस बता सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है कि इनडायरेक्ट, सोच के जवाब देना। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस होते कौन से हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस का रोल है यहाँ पर, फॉर्मूला में आया था। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला क्या था वो वापस पढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते थे, याद है 11th क्लास में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी एक्सपेंस आते थे वो सब डायरेक्ट होते थे। ठीक है, जो डायरेक्ट गुड्स को बनाने से रिलेटेड होते हैं, और इनडायरेक्ट खर्चे हमेशा P&L में जाते थे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, वेजेज कैरीज इनवर्ड, यानी कि वो सारे खर्चे डायरेक्ट होंगे, समझा रहा हूँ अच्छे से सुनना, जो या तो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे यानी बनाने पर डायरेक्ट रूप से लगते हो। मैन्युफैक्चरिंग पे यानी जैसे मैं कोई चीज बना रहा हूँ उसमें डायरेक्टली वो खर्चा लगता है, यानी हम पता लगा सकते हैं खर्चा इस माल को बनाने के ऊपर ही लगा है ना, जो पूरे बिजनेस का नहीं लगता। जैसे बताओ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पूरे बिजनेस का लगता है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं कोई चीज बना रहा हूँ उस पर स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आया, ये डायरेक्ट हो गया। समझ पा रहे हो। वेजेज जो होती है मजदूरी और सैलरी दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वेजेज और सैलरी में, स्किल्ड पर्सन को दी जाती है या एजुकेटेड पर्सन को दी जाती है जो ऑफिस में वर्क करते हैं, क्या वो माल को बनाने में डायरेक्ट रूप से लगते हैं क्या, नहीं। तो सैलरी उन लोगों को दे रहे हैं, और वेजेस किसको देते हैं, जो डायरेक्टली मजदूरों को, यानी जो हमारे माल को बनाने में डायरेक्ट रूप से लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजेस। ठीक है, वेजेस डायरेक्ट होता है जबकि सैलरी इनडायरेक्ट होता है। तो 2 खर्चे याद रखो डायरेक्ट होंगे, कौन कौन से, जो या तो माल के उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से लगाए जा रहे हो, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए, और दूसरे जो माल के परचेज से रिलेटेड होते, गुड्स को खरीदने से संबंधित, कैरीज इनवर्ड। कैरीज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। गाड़ी भाड़ा हमने माल को खरीदने के ऊपर अगर दिया तो इसको हम बोलते हैं कैरीज इनवर्ड, और माल को बेचने पर गाड़ी भाड़ा देते हैं तो उसको बोलते हैं कैरीज आउटवर्ड। इनवर्ड डायरेक्ट होता है जबकि आउटवर्ड इनडायरेक्ट होता है। सेल्स से रिलेटेड सारे खर्चे इनडायरेक्ट होंगे, परचेज से रिलेटेड सारे खर्चे डायरेक्ट होंगे। तो क्लियर हो रहा है थोड़ा पॉइंट। ठीक है, तो और अपन थोड़े एग्जांपल देखते जाएंगे। तो वेजेस डायरेक्ट खर्चा हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। उसके बाद कैरीज इनवर्ड, अभी बताया डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट, इनवर्ड यानी माल को खरीदने के ऊपर दिया हमने तो इनवर्ड हो गया। आउटवर्ड मतलब माल को बेचने के ऊपर देते जो। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट खर्चा हो गया हमारा, कितना है 15,000। फिर बात करते हैं सैलरी की। सैलरी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। ये दे रखी है अपने को 1 लाख रुपीज। ठीक है, फिर अपने को क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या कह सकता हूँ, कैश सेल है ये, यस। कैश सेल्स कितनी है, 2,50,000। और फिर आगे अपने को लिखा हुआ है रेशियो ऑफ कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका अनुपात दिया हुआ है। कैश एंड क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का रेशियो दिया हुआ है। समझना इसका मतलब क्या होता है, क्या दिया हुआ है 1:5। ध्यान से देखो, क्या आपकी जो कैश और क्रेडिट रिवेन्यू है उसका अनुपात क्या है, 1:5। इसका मतलब समझते हो, अगर कैश सेल्स 1 है ना तो क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसका 5 गुना होगी। सिंपल, मुझे कैश दे दिया 2.5 लाख तो क्या क्रेडिट निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं।
अब देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछ रहा है, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको निकालना। अब मुझे बताओ, सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूं मैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई 100। अब इसके लिए मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा? वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का अभी फॉर्मूला बताया था आपको, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और हमने ये भी पढ़ा कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसा आएगा, याद है? तो हमें इसके लिए सबसे पहले नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा। क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और माइनस कर दूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। समझ में आया? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये रहा 2.5 लाख रुपए, हमने कहा ये तो दिया हुआ अपने को 2,50,000। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए अनुपात बता दिया, कह रहा अगर कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 है तो क्रेडिट उसका 5 गुना होगा। तो क्या यहां पर भी इसका 5 गुना क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा? ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 2.5 लाख 2,50,000 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, कितना आ जाएगा? 12,50,000। क्या आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न दिया हुआ है क्या? ये रिटर्न आउटवर्ड है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न नहीं है। हमें सेल्स रिटर्न चाहिए, सेल्स रिटर्न दिया हुआ ही नहीं है तो ये मानना है ही नहीं, ढूंढना मत यहाँ पर कि सर कहाँ गया। जब नहीं दिया हुआ इसका मतलब मान के चलना है ये 0 है, सिंपल। तो हमने कहा हमारे पास टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है 15 लाख रुपए। एक चीज तो पता चल गई, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ये तो रख ही सकते हैं अपॉन में, ये आ गया 15 लाख। अब हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमने क्या बोला था? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं? इस पूरे अमाउंट को ना मैं यहां लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, नहीं तो 15 लाख, ठीक है, 15 लाख में से अगर मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस करना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर ये मैं माइनस कर दूं तो आंसर जो होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी तो निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी हमने फॉर्मूला देखा, क्या फॉर्मूला देखा था? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दिया हुआ ही नहीं है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ तो मान लो 0। इसमें ऐड करना है नेट परचेज। अब मुझे बताओ नेट परचेज कैसे निकलेगी? नेट, जब भी नेट वर्ड आ जाए ना इसका मतलब क्या होगा? रिटर्न माइनस करना है और कैश और क्रेडिट दोनों को जोड़ना है, ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखो। अब बताओ कैश परचेज दे रखी है क्या? ये रही, ध्यान से देखो, परचेज में कैश भी दिया हुआ है, क्रेडिट भी दिया हुआ है, रिटर्न भी दिया हुआ है। कैश और क्रेडिट को जोड़ूंगा तो टोटल आ जाएगा, टोटल में से रिटर्न माइनस कर दूंगा तो नेट आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ सीधा लिख सकता हूँ? हर चीज के लिए ऐसे बड़ा बड़ा करेंगे तो टाइम नहीं होगा अपने पास में। हमने कहा कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख जोड़ लो, प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख जोड़ लो, टोटल परचेज हमारी कितनी थी? 8 लाख, जिसमें से कुछ रिटर्न हो गया। रिटर्न कितना है? 50,000। तो रिटर्न जो है वो माइनस कर दो तो आ जाएगा नेट परचेज। कितनी आ जाएगी नेट परचेज? 7,50,000। ये नेट परचेज आ गई। इसमें और जोड़ो चेंज इन इन्वेंट्री। अच्छा, इससे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस भी जोड़ लेते हैं। इसमें ऐड करो डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी अभी समझाया, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंस जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो और जो माल के क्रय के संबंध में किया जाए। ध्यान से देखो, यहाँ पर वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ठीक है, और माल की खरीदारी के ऊपर हमने गाड़ी भाड़ा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो ये आपको कुछ चीजें 11th वाली भी याद रखनी है ना, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सैलरी इनडायरेक्ट होता है, नहीं लेना अपने को। हमने कहा हमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो, एक तो आ जाएगा वेजेज 80,000
और प्लस आ जाएगा हमारे पास कैरीज इनवर्ड 15,000। अगर दोनों को जोड़ ले तो 95,000। ठीक है, और क्या था इसमें, ऐड करेंगे चेंज इन इन्वेंट्री, ऐड या लेस करना है चेंज इन इन्वेंट्री। और चेंज इन इन्वेंट्री में अभी समझाया था आपको, जब डिक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा हुआ आ जाए तो जोड़ना है, और डिक्रीज इन इन्वेंट्री लिखा हुआ था सबसे पहले 1,60,000, इसको जोड़ेंगे, और अगर इंक्रीज लिखा हुआ जाता तो माइनस भी करते। तो ये जो आएगा ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 7,50,000 प्लस 95 प्लस 160, टोटल 10,05,000। ये आ गया हमारे पास में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस कर दूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट, 4,50,000। ये आ गया हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट। समझ गए। अब आ गया ये, अब अपने को क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दो। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है 4,50,000 डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा 450 बट्टा 15 लाख इंटू 100, 30% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा क्वेश्चन है, करो फटाफट। अब देखो इधर बाई मिस्टेक हमने क्या लिख दिया, 10,05,000 में से ये लेस किया तो 4,50,000 नहीं आएंगे, क्या आएंगे 4,95,000, 4,95,000। तो 4,95,000 डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा 33%। ठीक है, हमने 4,50 मार्क के कर लिया। चलो अब उतार लो फटाफट।